आदित्य बिरला एएमसी का जो आईपीओ आने वाला है उससे 3 चीज़ें रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि क्या इसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सेकंड चीज़ ये होगी कि हम इसके अंदर इन्वेस्ट क्यों करें, और थर्ड चीज़ ये होगी कि हमें ये 1 साल के अंदर कितना रिटर्न्स बना के दे सकता है, और क्या इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये हमें लिस्टिंग गेन्स भी बना के दे। लिस्टिंग गेन्स में बेसिकली समझाना चाहूँगा कि आपने फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ का आपको लिस्ट हुआ, लेकिन आपको जब भी वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ तो वो 10 रुपीज़ का 100 रुपीज़ एक शेयर की प्राइस हो गई, तो आपको 10x लिस्टिंग गेन्स हुआ। उसी तरह से आदित्य बिरला एएमसी में आपको कितना लिस्टिंग गेन्स हो सकता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहे, लेकिन आपको सबसे पहले कहना चाहूँगा कि इसका जो इशू डेट है वो आपको 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर के बीच में देखने मिलेगा। सो यू कैन अप्लाई ऑन दैट। अब देखिए, मैं आपको बेसिकली एक टिप देना चाहूँगा कि वैसे तो इसकी इशू प्राइस 695 से 712 है, लेकिन वो है ना चेंज होते रहती है। तो आप देखिए, ये जब भी आप अप्लाई करोगे ना, मतलब बेसिकली ज़्यादातर आईपीओज में चेंज नहीं होती है, लेकिन जब भी आप अप्लाई करोगे ना तो 695 को मत करना, 712 को करना। सो दैट इंक्रीजेस द चांस ऑफ यू गेटिंग द आईपीओ। मतलब आपको ये 5-10 रुपए से कुछ महंगा नहीं पड़ेगा, लिस्टिंग गेन ही इतना पड़ जाएगा कि ये 5-10 रुपए फिर बाद में मैटर नहीं करेंगे। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप 699 को हटाते हुए 712 के ऊपर अपना इशू प्राइस लगाओगे तो आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर अमाउंट जरूर मिल जाएगा। सो दोस्तों, इसकी जो लॉट साइज रहेगी वो 20 की रहेगी, और इसका जो इशू साइज रहेगा वो 2770 करोड़ के आसपास रहेगा, जो एक बड़ा अमाउंट है। तो अराउंड ये एक स्मॉल कैप जो स्टॉक है वो बन जाएगा। फिर आगे जाके देखेंगे क्या होता है। बिकॉज देखिए, ये शेयर इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि ये अपने कंट्री का, अपने इंडिया का जो पॉपुलेशन वाइज सेकेंड रैंक पर आती है, अपने इंडिया का 4th लार्जेस्ट असेट मैनेजमेंट कंपनी है। दोस्तों, मैं आपको लेके जाना चाहूँगा इसके ऊपर कौन सी कंपनी है। दोस्तों, असेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी मतलब क्या, जो आपके म्यूचुअल फंड्स को हैंडल करती है, जो आपके असेट्स को हैंडल करती है, उसे एएमसी कहा जाता है। और हमारे इंडिया के अंदर टॉप 10 बेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है, सबसे पहले मैं आपको डेट क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये देखिए 23 सितंबर को ये अपडेट हुआ है, और कितने सारे लोगों ने देख भी लिया है, 36,000 लोगों ने देख भी लिया है, और 23 सितंबर को ये अपडेट हुआ है, मतलब हाल ही की न्यूज है, तो आप इसको रेलेवेंस लेके चल सकते हो। सो देखिए, आपका ये है कि जो इसकी टॉप एएमसी इन इंडिया है, तो सबसे ऊपर एएमसी जो है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स का नाम आता है, फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम आता है, फिर थर्ड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। अब जो फोर्थ है ना, उसके अंदर 2 चीजों के ऊपर टाई अप होता है, वो आदित्य बिरला सन या फिर रिलायंस म्यूचुअल फंड। देखो, अभी प्रेजेंटली जब मैंने लास्ट में चेक किया था, जो एक जनरल था वो आदित्य बिरला सन था, एंड नाउ इट इज रिलायंस म्यूचुअल फंड। 23 तारीख को ये रिलायंस म्यूचुअल फंड है। अब जब फिर से 1 महीने के बाद डेटा आएगा 23 अक्टूबर को, तो क्या पता है ये रिलायंस म्यूचुअल फंड नीचे हो जाए। तो देखिए, टॉप नाम पर जो है ना, ये 3 नाम तो इसके ऊपर रहते ही है, लेकिन अभी इन दोनों में, ये जो आदित्य बिरला है और हमारा रिलायंस है, इन दोनों में टाई अप होते रहता है। तो आप समझ सकते हो कि दोनों एक ही पोजीशन पे है, बाकी सारी चीजों में टाई अप नहीं होता है, लेकिन इन दोनों के अंदर जरूर टाई अप हमें हमेशा देखने मिलता है। तो आप ये समझ सकते हो कि रिलायंस म्यूचुअल फंड और आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, ये दोनों एक ही पे आ जाते हैं, 4th रैंक पे आ जाते हैं। तो इंडिया का टॉप 4 के अंदर आता है। चलो टॉप 5 भी पकड़ लो, तो 4 से 5 एएमसी के अंदर आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड आता है। चलिए अभी इसकी खासियत देखते हैं कि हमें इसको क्यों अपनाना चाहिए, और आगे हमें इसके अंदर प्रॉफिट क्यों देखने मिल सकता है। आपके सामने मैंने एचडीएफसी एएमसी का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। एचडीएफसी एएमसी का चार्ट पैटर्न देखोगे तो 2019 से 2021 तक, मतलब 22 अभी खत्म होने आया है और 2019 के स्टार्टिंग है, मतलब हमें 3 इयर्स हो चुके हैं। एंड ये 3 इयर्स में उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, तो आप देखो तो 150% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपीज लगाए होते तो आपका अमाउंट बढ़कर हो गया होता अराउंड 3,50,000 रुपीज। तो ये पावर होती है किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करने की। वैसे तो ये 3 साल का ही रिटर्न है, लेकिन फिर भी असेट मैनेजमेंट कंपनी का रिटर्न है। और देखो, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 67,000 करोड़ का है। आई नो कि थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन मैं इसके ही लेवल का बता देता हूं, जो NAM कहते हैं हम। अब ये हो गया नैम, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट। तो ये एक जापानीज कंपनी है, लेकिन इसके प्रमोटर्स जापानीज है। लेकिन आप इसका मैक्स चार्ट पैटर्न देखो तो ये भी 2019 में लिस्ट हुआ है, और इसका जो लिस्टिंग गेन्स है वो अराउंड हमें अराउंड पकड़ो आप तो 50% का देखने मिलता है। बट अगर हम इसका पकड़े तो इसने भी 150% के रिटर्न्स अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। सिंस अगर हम काउंट करें HDFC लाइफ इंश्योरेंस को कंपेयर करें, तो मतलब जिस टाइम से हमने HDFC लाइफ इंश्योरेंस को HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी
कंपनी के को कैलकुलेट किया, हमने HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को इधर से लेके इधर तक कैलकुलेट किया, तो हम उसी टाइम फ्रेम में इसको भी देखेंगे, तो ये 150 रिटर्न्स बना के दिया है। मतलब हमें इस चीज से ये चीज क्लियर हो जाती है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमेशा से एक ही लेवल पर चलती है। और अगर कोई छोटी कंपनी है, जैसे कि ये 27 करोड़ की है, 27,000 करोड़ की, और वो 67,000 करोड़ की थी, लेकिन हमारी जो आदित्य बिरला सन है वो सिर्फ 2000 से 2000 करोड़ की है, 3000 करोड़ के आसपास की इसकी इशू साइज है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये 3x भी हो जाता है ना, मतलब 3x हो जाता है तो अराउंड 10,000 करोड़ हो जाएगा। तो 10,000 करोड़ होने के बाद जो अपने निपॉन के पास भी जाने का है, जो टॉप लिस्ट में भी नहीं आता है, NAM के पास भी जाने का है, तो उसको 30x देना पड़ेगा। मतलब ये स्टॉक की प्राइस आपको बूस्ट करवा के देगी। आप एक ही समझ लो, मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया। हाँ, जो मतलब एक जनरल पब्लिक रहेगी जो ये थोड़ी टेक्निकल समझती है, उसको ये समझने में आसानी हुई रहेगी। बट अगर आपको ये फिर से समझना है तो वीडियो को पहले प्रीवियस वीडियो करके थोड़ा सा बैकआउट करके देख लेना, बैक स्पीड करके, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़े से टेक्निकल वर्ड यूज किए हैं। सो अगर आपको समझ में नहीं आया तो इससे थोड़ा सा नीचे मैंने प्रिपरेशन नहीं की। इफ यू वांट मैं आपको और इजी वे में समझा सकता हूं, बट स्टिल अब हम HDFC के बारे में बात नहीं करेंगे, NAM के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के बारे में बात करेंगे। तो अपने कंट्री का चौथा लार्जेस्ट असेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसके असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो है ना 2768 करोड़ का जो प्लान है वो रेस करने का सोच रहे हैं, और जो ऑफर फॉर सेल है वो 2 प्रमोटर्स करेंगे। चलिए ये चीज़ों को हम थोड़ा सा साइड पे रखते हुए कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। तो देखिए अभी फिलहाल तो हमें ना इसके अंदर 85% प्रमोटर्स का स्टेक देखने मिल रहा है, लेकिन OFS के जरिए देखते हैं ये 2 प्रमोटर्स कितना अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हैं। वैसे तो 85% को अगर डाइल्यूट करेंगे तो अराउंड 75 के आसपास तो आ ही जाएगा, अगर नहीं भी आएगा तो 80% के आसपास तो आएगा कम से कम, तो वो 75 तो आराम से हो ही जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट इज विद बिग हैंड्स, तो बिग हैंड्स के कारण ही हमें इस स्टॉक में ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने नहीं मिलेगी, एंड जो हमें लीड करेगा ओवरऑल चार्ट पैटर्न ऊपर जाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो बिजनेस मॉडल जो है ना, जो देखिए मैंने आपको बताया कि HDFC मैनेजमेंट को बाय कब करना चाहिए, लिस्टिंग पर अगर आपको मिल जाए तो आपकी लिस्टिंग गेन्स बहुत अच्छी हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन था कि हमें क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए। तो देखिए क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए वो तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन वो तो हमने जाना कि इसको लिस्टिंग गेन्स में क्यों करना चाहिए, लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग टर्म होल्ड क्यों करें, तो दोस्तों वो भी चीज़ हमने जाननी है। इसको लॉन्ग टर्म होल्ड इसीलिए करना है बिकॉज ये जो है ना, ये इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो आगे अगर कंपटीशन आ गया तो वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल तो ये मार्केट लीडर के सेगमेंट में आती है। तो दोस्तों इसका बिजनेस देख लेते हैं। इसका जो 8.3% को जो कंपनी का म्यूचुअल फंड है ना, उधर से इसकी जो रेवेन्यू है वो आती है, और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 2.9 लाख करोड़ का है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का कवर है वो 66,000 करोड़ का है। 250 से ज़्यादा लोकेशंस के अंदर वो स्थित है, और इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स 66,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो एक बड़ा अमाउंट है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो SBI है, SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो उसका जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स देखने मिलते हैं वो कितने बड़े हैं वो मुझे बताना, क्योंकि हमने देखा कि फोर्थ लार्जेस्ट जो है उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें 66,000 देखने मिलते हैं, और SBI के कितने देखने मिलते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल्सो किसी भी HDFC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी, और म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर रिटर्न्स मैटर करते हैं। सो कितने रिटर्न्स किसने ज़्यादा दिए हैं, सो इसने जो रिटर्न्स दिए हैं वो 19% के दिए हैं, जो हमारे साथ जो सेक्टर के साथ टोटल ग्रोथ था 15%, एंड ऑन एन एवरेज इनका जो SIP से रूट से आता है रेवेन्यू, जो इसका परसेंट है वो 15% के आसपास इसका जो ऑन एन एवरेज है वो मिल ही जाता है। और इन्होंने आगे बढ़ के बताया कि इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिटेल फ्रेंचाइज, द प्रपोर्शन ऑफ द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स इंक्रीज्ड बाय 41%। सो दोस्तों 41% बढ़ना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। उसके आगे अगर हम बात करें, सो ऑफ इट्स टोटल इक्विटी एसेट्स 2021 के अंदर जून के क्वार्टर के अंदर इसका खाली अकेले का 25% जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ा है। और आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट लोगों को ज्यादा एक गैम्बल टाइप लगेगा, लेकिन फिर भी हर्षद मेहता के स्कैम को देखने के बाद, मतलब वेब सीरीज को देखने के बाद लोगों का स्टॉक मार्केट के अंदर से भरोसा रहेगा, लेकिन फिर वो लॉस करने के बाद वो लोग स्टॉक मार्केट से तो हट जाएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में जरूर पैसा डालेंगे। एंड जैसे जैसे फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ेगी, म्यूचुअल फंड की एड्स आपने देखा है बहुत ज्यादा चलती है, लेकिन स्टॉक मार्केट की एड्स नहीं चलती है। म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड मतलब स्टॉक मार्केट में अनसक्सेसफुल होने के बाद लोग म्यूचुअल फंड के पास ही जाते हैं, और स्टॉक मार्केट में इंटर होने से पहले पहले भी लोग म्यूचुअल फंड्स के पास ही जाते हैं। सो म्यूचुअल फंड्स की डिमांड आने वाले टाइम में बहुत बड़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। अब कंपनी के लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो वैल्यूएशन है वो 2021 के अर्निंग्स में, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसके अर्निंग्स के अकॉर्डिंग जो पी मल्टीपल वर्क है वो 38 है, और जो पहले के जो पीयर्स है वो पीयर्स का 39 है। तो अपने पीयर्स के साथ भी उसने एक मेंटेनेंस बना के रखा है, अपने 39 के आसपास जो है सारे पीयर्स है ऑन एन एवरेज, और इसका 38 है, जो एक अच्छी बात होती है। मतलब ये जो पीई जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल वर्क्स है ना, ये अपने पीयर्स के आसपास होना अपने ही आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर जरा सा एक पॉइंट नीचे या फिर ऊपर हो जाए तो भी इट हार्डली मैटर्स, वो इक्वल ही कैलकुलेट किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको यूटीआई एएमसी के बारे में नहीं बताया, मैंने आपको एचडीएफसी के बारे में बताया और एनएएम के बारे में बताया। मैंने ये यूटीआई जबरदस्ती नहीं लिया, ओनली बिकॉज ये जो एचडीएफसी है ये सबसे बड़ा है, मतलब कॉम्पिटिटर है, और ये थोड़ा सा छोटा कॉम्पिटिटर है, और ये दोनों चर्चे में बहुत ज्यादा रहते हैं, इसीलिए मैंने ये दोनों चीजें ली है। आप यूटीआई के साथ कंपैरिजन करके भी देख सकते हो कि किस प्रकार से म्यूचुअल फंड वाले जो स्टॉक्स है वो कितना अच्छा रिटर्न देते हैं। और इसके आगे जो इन्होंने बताया है, गिवन द रीजनेबल वैल्यूएशन, स्टेलर ग्रोथ इन द पास्ट एंड इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मे कंसिडर द आईपीओ। दैट इज द एग्जैक्ट सेंटेंस आई टोल्ड यू एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने सेम सेंटेंस कहा था कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो सो आपको आंख बंद करके इसके आईपीओ में इसके अंदर निवेश करना है। एंड मैंने अपनी सीक्रेट टिक भी बता दी कि अगर आपको इसके अंदर निवेश करना है तो अपर प्राइस बैंड को लगा के करना, आपको जरूर की जरूर आपके जो परसेंटेज ऑफ चांसेस है आईपीओ मिलने के वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिर कर हो चुका है 1190 करोड़, और आने वाले टाइम में 2021 के फाइनेंशियल ईयर में वो हो चुका है 1407, और जो 2019 में था वो नेट प्रॉफिट 526 करोड़ था। तो फाइनेंशियल ईयर 21 में तो बढ़ के हो गया है, लेकिन जो अभी फिलहाल क्वार्टर का चल रहा है वो थोड़ा सा कम चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो वो कंटिन्यूस बेसिस पे ऑन एन एवरेज इंक्रीज ही हो रहा है, खाली कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से इनके इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। लेकिन जैसे ही कोविड जाता है, वी ऑल नो कि लोग सबसे पहले तो अपना असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाएंगे, या तो लाइफ इंश्योरेंस कराएंगे या तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिकॉज जो ये एड्स पब्लिश हुई है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये एक ही चीज लोगों के मन में बैठ गई है, म्यूचुअल फंड्स सही है। ये एक लाइन लोगों के मन में छप गई है, एंड लोग म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। इवन अ एक्सपीरियंस्ड सीए इन्वेस्ट्स इन म्यूचुअल फंड। तो आप समझ सकते हो कि जो बंदा सीए कर रहा है या फिर एक बड़ा लेवल कर रहा है वो लोग भी म्यूचुअल फंड्स को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन जनरली बेसिकली मुझे पर्सनली लगता है कि स्टॉक मार्केट से आप ज्यादा मनी और इंटरेस्ट अर्न कर पाओगे। अभी आपकी क्या राय है, क्या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या फिर आपका एक जनरल बेस है कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है? सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या आप इस आईपीओ के में अपना हिस्सेदार बनना चाहोगे, और अगर आपको ये आईपीओ लग गया तो आप कितने साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहोगे? सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट. So that's it for now. If you have any doubt relating anything, I am always just a comment away from you.